कुछ हथियार सिर्फ उन्हीं लोगों के हाथों में मिलते हैं जो प्रिविलेज्ड होते हैं। ये दिव्य हथियार होते हैं। ये हथियार इंसान की आत्मा का रूप होते हैं। इसी वजह से इन इक्विपमेंट्स में यूनिक एबिलिटीज होती हैं। एक बार एक शाही परिवार ने बुरे भगवान कैटास्ट्रॉफी ड्यूक को हरा दिया था। जन्म से ही इस परिवार के लोगों के पास सब कुछ था। लड़ाई के लिए बने शरीर, बैटल का एक्स्ट्रा टैलेंट और ऐसे दिव्य हथियार जो सच में अद्भुत थे। प्रोटैगोनिस्ट का जन्म इसी परिवार में हुआ और उसका सपना था कि वो एक दिन ग्रेट हीरो बने, गर्व से अपने दिव्य हथियार को थामते हुए। कम से कम ऐसा ही होना चाहिए था। लेकिन ओरेकल सेरेमनी के दौरान जब किसी का दिव्य हथियार सामने आता है, उसने पाया कि उसके पास कोई नहीं होगा। ये उसके परिवार की हिस्ट्री में पहली बार हुआ था और वो पहला बड़ा फेलियर कहलाया। इसी वजह से उसे इन्फीरियर समझा गया और लगातार ह्यूमिलिएशन सहना पड़ा। पब्लिक एम्बैरसमेंट कहा गया। परिवार का दूसरा बेटा जेन नेचुरली बिल्कुल भी सिंपैथेटिक नहीं था। उसके लिए बेकार लोग जैसे प्रोटैगोनिस्ट जो दिव्य हथियार पाने में फेल हुए, उनका वहां कोई हक नहीं था। उसने इसे बहाना बनाकर प्रोटैगोनिस्ट के चेहरे पर पंच मारना शुरू कर दिया, जैसे फोर्सफुली फेशियल हार्मोनाइजेशन सेशन दे रहा हो। जेसिका और सारा भी देख रही थी, लेकिन कुछ नहीं कर रही थी। जेसिका को तो इस ह्यूमिलिएशन का मजा आ रहा था। सारा को यह सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसने रुकवाने की कोशिश की, लेकिन जेसिका ने उसे गिरा दिया। जेसिका ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि सारा को वहां सिर्फ देखने के लिए बुलाया गया था, ताकि वो गवाह बने कि कमजोर और बिना फ्यूचर वाले लोगों के साथ क्या होता है। उसे बीच में नहीं आना था। जब जेसिका ने उसकी दोस्त के सिर पर पैर रखा तो वो परेशान हुआ, लेकिन उसी वक्त वो इनवॉलंटरी मसाज सेशन के बीच में था और उसे वही याद आ गया। उसका एग्रेसर बोला कि गंदे हाइब्रिड्स हमेशा एक दूसरे से चिपके रहते हैं। उसे मारते हुए भी वो उसे गालियां देता रहा, क्योंकि वो सब कंक्यूबाइंस के बच्चे थे, इसलिए उन्हें बार बार ह्यूमिलेट किया जाता और मट्स कहा जाता। मार खाने के बाद उसने सारा से माफी मांगी कि वो उसे बचा नहीं पाया क्योंकि वो बहुत वीक था। लेकिन सारा ने स्माइल करके कहा कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने वादा किया है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगी। लेकिन लड़का इस हालात में रहना नहीं चाहता था। उसने कहा कि वो स्ट्रांग बनेगा, चाहे उसके पास दिव्य हथियार ना हो। उसने ये प्रॉमिस भी किया कि वो उसे अपनी जान देकर भी प्रोटेक्ट करेगा। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और उसने उसे उस वादे के लिए थैंक यू कहा। लेकिन वो इस वादे को निभा नहीं पाया, क्योंकि कुछ ही दिनों बाद उसे फैमिली से बैनिश कर दिया गया। उसका दिल टूट गया और वो गुस्से से भर गया, क्योंकि उसे पता था कि सारा को अब परसिक्यूट किया जाएगा। उसे इतना स्ट्रांग बनना था कि उसे वहां से निकाल सके। लेकिन नॉर्मल हथियार से वो किसी ऐसे नाइट से नहीं लड़ सकता था जिसके पास दिव्य हथियार हो, इसलिए उसे और भी स्ट्रांग बनना पड़ा। सच तो ये था कि उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। उसने एक दुकान के काउंटर पर सोने से भरा बैग रख दिया। गोल्ड कॉइन्स दिखाते हुए उसने कहा कि उसे हर तरह का एक एक हथियार चाहिए। ये अजीब रिक्वेस्ट थी। दुकानदार को लगा कि ये लड़का कोई पर्सनल वॉर शुरू करने वाला है। 2 साल बीत चुके थे जब से उसे फैमिली से निकाला गया था। घोड़े पर सवार वो अपनी जर्नी जारी रखे हुए था। लड़के ने बहुत कुछ सीख लिया था, लेकिन अब भी उसके पास कोई दिव्य हथियार नहीं था। उसके सामने कई दुश्मन खड़े थे, डेंजरस मॉन्स्टर्स। उसके पास उनसे लड़ने के लिए बहुत सारे हथियार थे। वो लड़ाई शुरू करने के लिए उतावला था, क्योंकि अब वो सब हथियारों में मास्टर हो चुका था। उसके पास एक फायरआर्म भी थी जो डिफॉल्टर्स से कर्ज वसूलने के लिए परफेक्ट थी। क्रिएचर्स उसके सामने कुछ नहीं कर पाए। लड़ाई खत्म होने पर एक हुड पहने आदमी सब देख रहा था और आखिरकार उसने लड़के से बात की। उसने पूछा कि क्या वो हमेशा इतने हथियार लेकर घूमता है और क्या यही टेंशन होती है उन लोगों की जो दिव्य हथियार पाने में फेल हो गए हों। वो आदमी भूल गया था कि उसने एक ट्रैप लगाया था और अब वो किसी ऐसे इंसान को ढूंढ रहा था जिस पर भरोसा कर सके, जिसमें इतना पोटेंशियल हो कि वो एक दिन ग्रेट हीरो बन सके। प्रोटैगोनिस्ट को यह शख्स बस पागल लग रहा था, लेकिन तभी उस आदमी के हाथ में एक इंटेंस ब्लू ग्लो आया, जिसने एनर्जी बोल्ट लड़के की तरफ फेंका। उसके सामने एक शाइनिंग ऑब्जेक्ट था। वो किसी हथियार जैसा लग रहा था, जिससे प्रोटैगोनिस्ट सच में इंप्रेस हो गया। आदमी ने कहा कि वो उस पर भरोसा करेगा और वो हथियार उसे छोड़ गया। अभी भी जमीन में गड़ा हुआ वो ऑब्जेक्ट ग्लो कर रहा था और एनर्जी रिलीज कर रहा था। लड़के ने सोचा कि शायद ये तलवार है और वो धीरे धीरे उसके पास गया। लेकिन जब उसने हाथ लगाया तो उसे समझ आया कि जो उसे मिला है वो सिर्फ तलवार का म्यान है। अवलॉन का दिव्य म्यान, ऐसा आइटम जो अपने यूजर को दिव्य हथियार स्टोर करने और उन्हें किसी और को पास करने की पावर देता है। ये जनरेशन दर जनरेशन आगे बढ़ता आया था और इसमें अब तक के 5 ग्रेटेस्ट लोगों के हथियार मौजूद थे। जो भी इसे थाम लेगा उसके पास दुनिया के सबसे बेहतरीन हथियार होंगे। लड़के का इरादा अब इस आइटम में पूरी मास्टरी हासिल करने का था। उस इवेंट के बाद 3 साल गुजर चुके थे। वो अपने मेंटर के साथ था और आसमान में एक ड्रैगन तलवार के साथ
उन पर चार्ज कर रहा था। वो प्राणी गुस्से से भरकर उन पर टूट पड़ा। उसने अपनी ज्वालाएं तैयार कर ली थीं, पूरी धरती से हर जीवित प्राणी को मिटा देने के लिए। लेकिन वो गर्मी नायक के लिए कोई मायने नहीं रखती थी, जो बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुआ। उसने तुरंत एवलॉन को बुलाया और सफेद म्यान शीथ उसके हाथ में प्रकट हुई। उसने उसे ऐसे थामा जैसे वह तलवार निकालने वाला हो। ध्यान केंद्रित करते हुए उसने शक्ति को प्रकट होने का आदेश दिया। तभी उस पवित्र वस्तु पर एक तेज रोशनी चमकी और लड़के के हाथ में एक और आभा उभरी, जब तक कि उसकी पकड़ में एक किलिस का विंडशील्ड आकार लेने न लगा, इतना शक्तिशाली कि ड्रैगन के अटैक के खिलाफ एक कारगर प्रोटेक्टिव बैरियर बना सके। पलटवार करने के लिए उसने स्टॉर्म हैमर मोलनिर को बुलाया। वह पूरी तरह तैयार था उस प्राणी को मिटाने के लिए और हथौड़े के साथ ड्रैगन पर कूद पड़ा, एक जबरदस्त वार करने के लिए। वो वार बेहद शक्तिशाली और कुचलने वाला था, जिसने उस प्राणी के सिर को जमीन पर दे मारा। एक ही चोट काफी थी। उसके गुरु ने घोषणा की कि उसने एवलॉन में महारत हासिल कर ली है। उन्होंने उसे बताया कि अब वह अपनी बहन के पास जा सकता है, क्योंकि अब उसे रोकने की ताकत किसी एस रैंक पैलेडिन के पास भी नहीं होगी। ये शब्द सुनकर नायक की आंखों में उम्मीद की चमक भर गई। खुशी से उसने कहा कि वह वैसा ही करेगा जैसा कहा गया है। 5 साल बीत चुके थे जब उसे निर्वासित कर दिया गया था और अब उसके पास अपनी बहन को बचाने की भरपूर ताकत थी। आगे बढ़ते हुए वह दुआ कर रहा था कि सारा सुरक्षित हो, क्योंकि वह उसे उस घिनौनी जगह से निकालने आ रहा था। लेकिन जैसे ही वह उस इलाके में पहुंचा, उसने देखा कि आग ने सब कुछ निगल लिया है। उसे समझ नहीं आया कि क्या हुआ और तुरंत बेचैन हो गया। आग के बीच उसे कई झंडे दिखाई दिए। उसने उन निशानों को तुरंत पहचान लिया। वो रॉथ विंडजर नामक दूसरे डुची के थे। एक भयंकर लड़ाई छिड़ी हुई थी, एक सिविल वॉर। यह बिल्कुल भी अच्छा संकेत नहीं था। वह तुरंत किले की ओर भागा, बेतहाशा अपनी बहन को खोजते हुए। एक विशाल गेट तक पहुंचा जो थोड़ा खुला हुआ था, लेकिन जैसे ही वह हॉल में दाखिल हुआ, सामने का नजारा दिल तोड़ देने वाला था। जमीन पर एक बुरी तरह घायल शरीर पड़ा था। यह संभव नहीं था कि ऐसा हुआ हो। वह उसके प्यारी बहन का शरीर था। उसने उसे अपनी बाहों में उठा लिया, बेहद चिंतित। लड़की में कोई हरकत नहीं थी। संभव था कि सबसे बुरा हो चुका हो। उसे वो शब्द याद आए जो उसने उससे कहे थे और वो वादा जो पूरा नहीं कर पाया। पूरी तरह टूटा हुआ, उसने एक दिल दहला देने वाली चीख भरी। अपनी शक्ति को परफेक्ट करने के बाद भी वह उस एक काम को पूरा नहीं कर पाया जिसने उसे इन सालों तक प्रेरित किया था। तभी एक ऊर्जा की बिजली उसकी ओर आई। वह लड़के के शरीर को भेदते हुए निकल गई। उसकी छाती छिद गई थी। वहां कोई और मौजूद था। वह खौफनाक मना। इसमें कोई शक नहीं था कि वह एक एस रैंक स्तर का योद्धा था। वह आदमी जानता था कि यह बेल है, वही जिसे निर्वासित किया गया था। लेकिन लड़का समझ नहीं पाया कि उसे कैसे पहचान लिया गया। अब फर्क भी नहीं पड़ता था, क्योंकि अब वह अपनी बहन से परलोक में मिलने वाला था। यही वह इंसान था जिसने उसकी बहन की जान ली थी। तलवार उठाते हुए वह नायक की जान खत्म करने के लिए तैयार था, जो पहले से ही अपने विनाशकारी दुख से घिरा हुआ था। लेकिन नायक पहले ही कमजोर हो चुका था। वह कुछ कर नहीं सका। उसकी छाती और भी हिंसक ढंग से छेद दी गई। इन भयावह घटनाओं के बाद वह खुद को फिर से पादरी प्रीस्ट के सामने पाया। अपने हाथों को देखते हुए उसे समझ नहीं आया कि वह वहां कैसे पहुंचा। वह रंगीन कांच की खिड़की उसे जानी पहचानी लगी। वह अपने परिवार के कैथेड्रल के अंदर था। समारोह चल रहा था और उसे पूरा यकीन था कि वह मर चुका है। अगर ये वही समारोह था तो एक ही वजह हो सकती थी, वह समय में वापस लौट चुका था। पादरी ने उसे अपने हाथ जोड़ने और अपनी दिव्य हथियार की कल्पना करने का निर्देश दिया। लेकिन लड़का जानता था कि पहली बार क्या हुआ था। उसकी जिंदगी के इस मोड़ पर उसने अभी तक एवलॉन विरासत में नहीं पाया था और पहले से ही निर्वासन की उम्मीद कर रहा था ताकि वह अपनी यात्रा फिर से शुरू कर सके। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ जिसने उसे स्तब्ध कर दिया। इसमें कोई शक नहीं था कि उसकी आंखों के सामने एवलॉन खड़ा था। उसका विश्वास था कि इस बार वह सब कुछ फिर से करेगा। उस शक्ति के साथ जो अब उसके पास थी, वह किस्मत को बदल सकता था। अब उसकी असली जिंदगी शुरू होने वाली थी। लड़के ने अपने हाथों में म्यान को देखा, पूरी तरह से जानते हुए कि उसमें कितनी क्षमता छुपी है। यह इतना असामान्य था कि यहाँ तक कि पादरी, जिसने पहले ऐसा कुछ नहीं देखा था, को भी इस पर कुछ कहना पड़ा। पादरी क्या कहने वाले हैं यह वह पहले ही जानता था। म्यान के साथ लड़ना संभव नहीं था, लेकिन जैसे ही वह चौंका, पादरी ने कहा कि वह ये कहने ही नहीं वाले थे। फिर भी आत्मविश्वास से भरे लड़के ने उन्हें भरोसा दिलाया कि चिंता मत करें, यह सबसे महान दिव्य हथियार है। अब किले के गलियारों से गुजरते हुए वह अपनी बहन की तलाश कर रहा था। अगर वह सचमुच अतीत में लौट आया था तो वह अब भी जिंदा होनी चाहिए। उसकी पिछली जिंदगी अभी भी बहुत हाल की थी और सैरा को लेकर उसका डर बेहद गहरा था।
आखिरकार वह उसकी कमरे के दरवाजे तक पहुंचा। खिड़की पर बैठी एक लड़की ने दरवाजा खुलने की आवाज सुनी। सारा ने मुस्कुराकर उसका स्वागत किया। सचमुच वह जिंदा और ठीक थी। वही खूबसूरती बिखेर रही थी जैसी उसे याद थी। अपने भाई को देखकर, जिसकी उसने उम्मीद नहीं की थी, लड़की पास आई और उसे गले लगाने लगी। उसने यह भी जानना चाहा कि उसका समारोह कैसा गया। लड़के ने कोई जवाब नहीं दिया। वह तो बस बेहद खुश था कि वह अभी भी जिंदा थी। वह गले इतना अचानक था कि सारा को लगा शायद उसके भाई के साथ कुछ हुआ है। वह अब भी इस बात का पछतावा कर रहा था कि पिछली जिंदगी में उसे बचा नहीं पाया। उस दर्द की याद अब भी बहुत गहरी थी। अब वह अपनी बहन को फिर से उस पीड़ा से कभी नहीं गुजरने देगा और आखिरकार अपना वादा पूरा कर सकेगा। ज्यादा देर नहीं हुई थी कि लड़की ने गले की शिकायत की। यह बहुत टाइट था, फिर भी उसे अच्छा लगा। वह खुश थी कि उसने उसे गले लगाया। तभी उसने लड़के के चेहरे पर कुछ नोटिस किया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और उसे समझ नहीं आ रहा था क्यों। उसके सिर पर हाथ फेरते हुए उसने उसे दिलासा दिया और कहा कि सब ठीक हो जाएगा क्योंकि वे एक दूसरे के साथ हैं। यह सुनकर लड़के का दिल गर्म हो गया। शायद वह अलाबामा में बड़ा हुआ था। उसका परेशान करने वाला भाई भी कमरे में घुस आया। देखकर कि भाई बहन कितने अच्छे से मिल रहे थे, वह काफी समय से बेल को ढूंढ रहा था। यह था ज़ेन, असली दुखदाई। उस छोटे बदमाश ने कहा कि उसने पहले ही खबर सुन ली थी। उसके भाई को समारोह के दौरान एक अजीब वस्तु मिली थी। शायद पादरी को दूसरों के मामलों में टांग अड़ाना बहुत पसंद था। एक सच्ची चुगलीबाजी। बेल ने कंफर्म किया कि उसे एक म्यान शीथ मिला था। उसका भाई अपनी नफरत छिपा नहीं पाया। जोर जोर से हंसते हुए उसने कहा कि म्यान कोई हथियार नहीं है और यह उस गरीब इंसान को बिल्कुल सूट करता है। वह कभी लड़ नहीं पाएगा और वो दोनों मिलकर सचमुच बेवकूफे हैं। नायक को अपनी मुट्ठी कसनी पड़ी। वह उस छोटे बदमाश का जबरदस्ती दांत सीधा करने का मन बना रहा था, लेकिन उसकी बजाय उसने उसे मौका दिया कि अपनी बात वापस ले। लेकिन छोटा बदमाश उसकी बात समझ ही नहीं पाया। वह अपने सौतेले भाई को इस तरह खड़ा होते देखने का आदी नहीं था। इसीलिए नायक ने फिर से उसे चेतावनी दी कि अपनी बात वापस ले, यह महसूस करते हुए कि यह एक चैलेंज है। छोटा बदमाश और ज्यादा नफरत से भर गया। अब वह इस रखैल के बेटे को सबक सिखाएगा। लेकिन छोटे बदमाश की बदकिस्मती थी कि नायक ने अपने गुरु के साथ सालों तक कठिन ट्रेनिंग की थी। पेट पर एक जबरदस्त वार करके उसने सुनिश्चित कर दिया कि लड़का अब से अपने कामों पर सोच विचार करेगा। बेचारा बच्चा बस अपना खाना उल्टी करने से बच पाया क्योंकि वह पहले ही पेट से उतर चुका था। वह जमीन पर गिर पड़ा सिकुड़कर। शायद उसने वार अपने लिवर पर महसूस किया था और उसका ब्लड प्रेशर गिर गया था। नीचे पड़े उस छोटे बदमाश को देखते हुए नायक ने उसे सलाह दी कि सारा को फिर से धमकाने की कोशिश न करे, वरना उसे जबरदस्ती अच्छे संस्कार सिखाने पड़ेंगे। हताश होकर छोटे बदमाश ने अपने सौतेले भाई को हरामी कहा। अब वह हिंसा को अगले स्तर तक ले जाने वाला था। अपने दिव्य हथियार के साथ उसने वादा किया कि वह अपने भाई को माफी मांगने पर मजबूर कर देगा। वह उसकी खाल जला देगा। गुस्से से भरे उस छोटे बदमाश के लिए अब अगर यह कोई असली लड़ाई न भी हो तो भी ठीक है। उसने सारा से पीछे हटने को कहा। चीजें अब मजेदार होने वाली थीं, लेकिन उसने पहले उसे भरोसा दिलाया कि सब ठीक रहेगा। उसने इस सिचुएशन को आसानी से हैंडल किया। लड़ाई की तैयारी करते हुए उसने एवलॉन को समन किया और अपने हाथ में ले लिया। अब उसके पास वो मिस्टीरियस शीथ थी। उसका भाई मानने को तैयार ही नहीं था कि उसे किसी ऐसी चीज से हराया जा सकता है जो असल में हथियार भी नहीं थी। आखिरकार वो पहले से ही एक ई रैंक पैलेडिन था। उसके हिसाब से एक निकम्मा लड़का उसके सामने कभी भी टिक नहीं सकता था। ये बात कुछ हद तक सही भी थी। पैलेडिन्स को रैंक्स में बांटा जाता था। सब कुछ उनकी स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता था। डिवाइन वेपन मिलने के बाद ऑटोमेटिकली एफ रैंक मिल जाता था। वेपन में माना डालते ही वो ई रैंक तक पहुंच जाते। डी रैंक और उससे ऊपर वही मैंने स्पेशल अटैक के लिए इस्तेमाल किया जाता था। बी रैंक से आगे बढ़ने के लिए आदमी को अपने इक्विपमेंट की यूनिक एबिलिटीज को मास्टर करना पड़ता था। ये अजीब था कि वो छोटा सा लड़का ई रैंक पर ही इतना घमंड कर रहा था। अभी उसे बहुत लंबा रास्ता तय करना था। प्रोटैगनिस्ट को तो इस चैलेंज से जरा भी फर्क नहीं पड़ा। उसकी जबरदस्त कॉन्फिडेंस ने उस छोटे लड़के को और ज्यादा गुस्से से भर दिया और प्रोवोक करने के लिए उसने कहा कि उसका भाई बहुत क्यूट लग रहा है। यह सुनकर उसका गुस्सा फट पड़ा। अब वो पूरी ताकत से हमला करने वाला था। सारा घबरा गई। उसे यकीन था कि अब चीजें खतरनाक मोड़ ले सकती हैं। प्रोटैगनिस्ट ने अपने हाथ शीत पर रखे और सोर्ड ऑफ लाइट को इन्वोक किया। उनके सामने कैलिबर नाम की एक जबरदस्त तलवार आ गई। छोटा लड़का यकीन ही नहीं कर पाया। उसकी वेपन्स की फ्लेम्स उस तलवार के सामने बेकार थीं। ऊपर से उसे यह भी नहीं पता था कि यह तलवार आखिर है क्या। काउंटर अटैक में छोटा लड़का बैलेंस खो बैठा और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उसकी डिवाइन वेपन उसी तलवार से कट गई थी। वो लड़का डर के मारे देख रहा था।
समझ ही नहीं पा रहा था कि उसके साथ अभी हुआ क्या। उसे पूरा यकीन था कि उस शीथ के अंदर कुछ था ही नहीं। प्रोटैगनिस्ट उसके पास आया और पूछा कि अब वो सेटिस्फाई है या माफी मांगना पसंद करेगा। लेकिन हार मानने की बजाय वो सोर लूजर साबित हुआ। उसने दावा किया कि उसे धोखा दिया गया है, उसे पता ही नहीं था कि वो लड़का हथियार लिए हुए है। अगर पता होता तो वो कभी अटैक ही नहीं करता, क्योंकि असल में वो डरपोक था। उसने यहाँ तक धमकी भी दे दी कि वो ये सब नहीं भूलेगा। फिर वो डर से कांपते हुए भाग गया और उसकी अंडरवेयर पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। प्रोटैगनिस्ट ने यकीन दिलाया कि यह खत्म नहीं हुआ है। अब उसके हाथ में रैग्नारॉक नाम का फायर स्पिटिंग लीड डिस्पेंसर था। छोटे लड़के को निशाने पर लेकर उसने एक गोली चलाई। वो बेचारा जान बचाने की कोशिश करने लगा, लेकिन गोली उसके चेहरे के बिल्कुल पास से निकलकर सामने की दीवार में जा धंसी। दीवार में बने होल को देखकर वो और ज्यादा डर गया। सब कुछ उसके लिए उलझता जा रहा था। कोई सेंस नहीं बन रहा था। कैसे उस लड़के के पास अब अलग हथियार हो सकता है? उसने अभी तो तलवार इस्तेमाल की थी। एक आदमी के पास एक से ज्यादा डिवाइन वेपन होना नामुमकिन था। प्रोटैगनिस्ट ने उसे चेतावनी दी कि सियरा को फिर से प्रोवोक मत करना। अब यह पूरी तरह उस पर डिपेंड करता था कि आगे वो क्या करता है। लेकिन छोटे लड़के के पास अब और अंडरवेयर भी नहीं बची थी जिसे वो बर्बाद कर पाता। उसका डर और बढ़ गया। प्रोटैगनिस्ट ने ठंडी नजरों से, जैसे कोई अकेला शार्क कर्जदार से उगाही कर रहा हो, चेतावनी दी कि उसके एक्शंस का नतीजा उसके माथे में एक छेद भी हो सकता है। घबराकर छोटा लड़का अपनी जान बचाने के लिए भाग निकला, जबकि प्रोटैगनिस्ट ने अपनी डिवाइन वेपन वापस रख दी। सैरा, जिसने ये सब कुछ देखा था, पूरी तरह से हैरान थी। वो ठीक थी, लेकिन उसे ये जानना था कि क्या वो हथियार उसके भाई की डिवाइन आर्मेमेंट थी। तो उसने उसे याद दिलाया कि उसने पहले ही कहा था कि सब कुछ उसके भरोसे छोड़ सकती है। लड़की को यह बात सच में बहुत कूल लगी और प्रोटैगनिस्ट के लिए सबसे जरूरी था उस खूबसूरत मुस्कान की हिफाजत करना। वो कभी किसी को खोना नहीं चाहता था। दूसरी तरफ छोटा लड़का जो कुछ हुआ था उसकी रिपोर्ट देने चला गया। वो सीधे अपने पिता ड्यूक के पास पहुंचा और उसे बताया कि उसे एक कुत्ते की तरह इंसल्ट किया गया है। ड्यूक को यह जानकर दिलचस्पी हुई कि बेल को मल्टीपल डिवाइन वेपन्स मिले हैं। वो छोटा लड़का लिटिल जर्क जिद कर रहा था कि यह नॉर्मल नहीं है। बेल ने जरूर बेल्ज़ेबब, उस लोन शार्क के साथ कोई पैक्ट किया होगा और इसी वजह से उसे तुरंत बैनिश कर देना चाहिए। लेकिन ड्यूक ने उसकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। वो ज्यादा इस पॉसिबिलिटी में खोया हुआ था कि उसके पास अब एक पावरफुल हेयर हो सकता है। अपने थ्रोन से उठते हुए उसने छोटे लड़के को पूरी तरह इग्नोर कर दिया। जब उसने पूछा कि उसके पिता कहाँ जा रहे हैं, तो पता चला कि वो बेल से मिलने जा रहे हैं। उसे खुद कंफर्म करना था कि यह सब सच है या नहीं। उस घटना के बाद बेल को थोड़ा आराम की जरूरत थी। वो अपने बेड पर चला गया ताकि रिकवर कर सके। उसने बैटल जीत तो ली थी, लेकिन वो अब भी एक बच्चे के शरीर में था। वो बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड था, क्योंकि अभी तक वो अपने माना को पूरी तरह मास्टर नहीं कर पाया था। असल में उसे फायर शॉट करना था, लेकिन वो बस एक रेगुलर शॉट बनकर निकल गया। वो अभी भी बिल्कुल फ्रैंक लेवल पर था। उसे अपनी स्ट्रेंथ इंप्रूव करनी थी, लेकिन उसे पता था कि वो इस पावर लेवल पर नहीं रुक सकता। उसने उस बैटल को याद करना शुरू किया जिसे उसने देखा था। वो रॉथ विंडजर्स थे। वो सिंबल उन्हीं का था। उनका परिवार उनसे पुरानी दुश्मनी रखता था। कुछ भी उस कॉन्फ्लिक्ट को इग्नाइट करने की चिंगारी बन सकता था। यकीनन जिसने उस पर हमला किया था वो उसी फैमिली का था। लेकिन इस बार हालात अलग होंगे। इस बार वो अपनी बहन की रक्षा करेगा, और ये करने के लिए उसे अपने ही परिवार में ज्यादा रिस्पेक्ट भी कमाना था। अचानक उसके कमरे के दरवाजे जोर से खुले। लड़के ने देखा कि अंदर कौन आया है। उन्हें एक दूसरे को देखे हुए काफी समय हो चुका था और उसे समझ नहीं आया कि उसके पिता वहां क्यों हैं। गैलियन ने 20 साल पहले हुई ग्रैंड बैटल में बड़े कामयाब कारनामे किए थे। अकेले ही उसने इविल गॉड से लड़ाई लड़ी थी। उसने डार्क कॉन्टिनेंट में सिर्फ अपनी तलवार के दम पर रास्ता बनाया। उसे कई लोग सिंगर ऑफ द सोर्ड के नाम से पहचानते थे, और उसके पिता के साथ खड़ा था वही छोटा लड़का द लिटिल जर्क। अब उसे समझ आया कि उसके पिता यहाँ क्यों आए हैं। यकीनन उस पर किसी बात का इल्जाम लगाया जाने वाला था, लेकिन ये उसके लिए परफेक्ट मौका था। फैमिली के हेड की नजर में आने का सबसे तेज तरीका यही था कि वो नोटिस किया जाए। झुककर उसने ड्यूक को रिस्पेक्ट दिखाया। बूढ़े आदमी ने कहा कि लड़का पिछली बार मिलने के बाद से बहुत बदल गया है, लेकिन इस बार वो उससे एक पिता की तरह मिलने आया था और उससे कहा कि वो रिलैक्स करे, बहुत मैच्योरिटी के साथ। बेल ने कहा कि यह पॉसिबल नहीं है, सिर्फ एक वर्ड भी गलत समझा जा सकता है, और उसे ड्यूक के सामने जिम्मेदार रहना था। बूढ़ा आदमी इस नाक बहाए बच्चे की मैच्योरिटी देखकर प्रभावित हो गया। उसने लड़के से खड़े होने को कहा और उसने वैसा ही किया। अब वो लड़के के कहे अनुसार ही करेगा। वो वहीं ड्यूक बनकर खड़ा रहेगा। तुरंत ही उसकी प्रेजेंस ओवरवेलमिंग बन गई। ड्यूक का प्रेशर बेहद डरावना था। उसने जाना कि उसके बेटों ने लड़ाई की थी और भाई बहन के बीच कॉन्फ्लिक्ट फॉरबिडन था।
बेल ने हल्का सा रिग्रेट दिखाया और छोटा लड़का द लिटिल जर्क मानने लगा कि अब वो निकम्मा जरूर पनिशमेंट पाएगा। उस घर में ड्यूक की ताकत के सामने कोई खड़ा नहीं रह सकता था, लेकिन लड़के ने खुद को स्टेडी कर लिया। उसने कहा कि वो और उसकी छोटी बहन हरास किए गए थे। ये कन्फेशन सुनकर ड्यूक ने पूछा कि क्या उसके ऑर्डर्स बच्चों जैसी हरकतों में तोड़े गए हैं। लड़के ने फिर से कंफर्म किया और जोड़ा कि उसे कोई रिग्रेट नहीं है। ड्यूक ने जानना चाहा कि क्या सचमुच उसे अपने ऑर्डर्स तोड़ने का पछतावा नहीं है। बेल ने कहा कि अपने चाहने वालों को छोड़ देना एक पैलेडिन के लिए और भी बड़ी डिस्ग्रेस है। वो अपनी बहन की रक्षा के लिए लड़ेगा, चाहे उसका ओपोनेंट उसका बड़ा भाई ही क्यों ना हो। जैसे ही वो बोल रहा था, ड्यूक ने उसे गहराई से ऑब्जर्व किया। यही वो नाइट का रास्ता था जिस पर वो चलना चाहता था। ड्यूक ने अपनी तलवार की नोक उसकी तरफ की। उसने पूछा कि अगर उसका ओपोनेंट वही होता तो क्या करता, लेकिन लड़का अपनी जगह डटा रहा। उसने कहा कि उसे बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं होगी, चाहे उसका ओपोनेंट ड्यूक ही क्यों ना हो। बूढ़े आदमी ने अपनी नजरों से उसे डराने की कोशिश की, लेकिन अंत में उसे अपने बेटे की रेजिलियंस पसंद आई। उसने कहा कि वो इस इंसिडेंट को नजरअंदाज कर देगा। यह सुनकर छोटा लड़का हैरान और परेशान हो गया और उसकी तरफ देखते हुए ड्यूक निराश था कि जेन ने अपनी ही बहन को हरास किया और फिर लड़ाई हार गया। छोटे लड़के ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसे इस तरह उसकी जगह दिखाई जाएगी। ड्यूक ने उससे कहा कि उसे शर्म आनी चाहिए और अपना चेहरा फिर उसके सामने नहीं दिखाना चाहिए। उसने बेल के चॉइस को समझा और माना कि यह साहसिक था कि उसने कॉन्सिक्वेंसेस जानते हुए भी ये बातें कहीं। लड़के ने रेकलेस होने के लिए माफी मांगी, लेकिन उसके पिता ने कहा कि यही एटीट्यूड वो कैटास्ट्रोफी नाइट से उम्मीद करता है। अब उसने चाहा कि लड़का उसे अपनी ताकत दिखाए। उसने कहा कि अपनी डिवाइन आर्मेमेंट दिखाओ। लड़के ने वैसा ही किया। उसके हाथों के बीच से एक नीली रोशनी निकलने लगी और ड्यूक और भी प्रभावित हो गया। वो शीथ एवलॉन थी, उसकी डिवाइन आर्मेमेंट। लेकिन ड्यूक के लिए ये कोई मतलब नहीं बन रहा था। उसने सुना था उस लेजेंडरी वेपन के बारे में जिसमें ओरिजिनल पैलेडिन की स्पिरिट थी। इतिहास भर में ऐसे महान हीरोज ने इसे इस्तेमाल किया था। उसने पूछा कि क्या ये सच है कि लड़के ने तलवार और फायर आर्म दोनों इस्तेमाल किए थे, और बेल ने कंफर्म किया। उसने कहा कि वो दोनों वेपन्स एवलॉन के अंदर रहते हैं। अपने शब्द साबित करने के लिए उसने दोनों अपने पिता को दिखाए। तुरंत ही ड्यूक ये सोचने लगा कि क्या यह सचमुच पॉसिबल है, और उसकी पूरी हैरानी के लिए उसने सुना कि लड़का एक समय पर सिर्फ 2 वेपन्स ही इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन उस शीथ में और 3 वेपन्स मौजूद थे। उसका बेटा यकीनन अगला हीरो बनने के लिए डेस्टिन्ड था। उसने कहा कि उसे कमजोरों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन अब से उसे उसके फ्यूचर से बहुत उम्मीदें हैं। कमरे से निकलते समय उसने उसे कहा कि मेहनत करता रहना। दरवाजे आखिरकार बंद हुए और लड़का आराम कर सका। वो प्रेशर बेहद ओवरवेलमिंग था। उसे बस लगातार इंप्रूव करते रहना था, लेकिन अफसोस ये था कि उसका शरीर अभी भी बच्चे का था। उसे जितनी जल्दी हो सके डी रैंक तक पहुंचना था, और इसके लिए उसे मॉन्स्टर्स का शिकार करना था ताकि वो और ज्यादा माना अब्सॉर्ब कर सके। वो पास के जंगल की तरफ गया ताकि कुछ ऑर्क्स का शिकार कर सके। आखिरकार एक ऑर्क गिर पड़ा और उसका सिर उसके शरीर से अलग होकर जमीन पर पड़ा था। जंगल में कत्लेआम जारी था। उन क्रीचर्स के पास कोई मौका नहीं था, क्योंकि वहां उनसे कहीं ज्यादा खतरनाक कोई मौजूद था। उस बीस्ट के दांत लोहे की तलवार जितने तेज थे। उसने जोर से दहाड़ मारी, अपनी डोमिनेंस जताते हुए। वो जंगल सचमुच पुरानी यादें वापस ले आया। अपनी पिछली जिंदगी में बैनिश होने के बाद उसने कुछ समय वहीं ट्रेनिंग की थी, लेकिन अब कुछ अजीब लग रहा था। वो काफी देर से चल रहा था और अभी तक किसी मॉन्स्टर से सामना नहीं हुआ था। झाड़ियों के भीतर से एक क्रीचर उसे देख रहा था। आखिरकार उसे कुछ ऑक्स मिले, लेकिन वो टुकड़ों में पड़े थे। उनके अवशेष अब जंगल की सजावट का हिस्सा बन गए थे। ये नजारा जितना डरावना था उतना ही अनयूजुअल भी। और जब वो इसे समझने की कोशिश कर रहा था, तभी अचानक एक डरावनी आवाज से चौंक गया। लड़के ने मुड़कर देखा कि वो क्या था। हमला पहले से ही शुरू हो चुका था और उसे डिफेंड करना पड़ा। वो ताकत उसकी अपनी ताकत से कहीं ज्यादा थी, जिसने उसे उड़ाकर फेंक दिया। ये वो क्रीचर नहीं था जिससे वो सामना करना चाहता था। ये निस्संदेह फेनरीर था। जंगल में मॉन्स्टर्स न होने की वजह यही डी रैंक क्रीचर था। उसके पास बमुश्किल कोई माना बचा था और वो अधिकतम ई रैंक पर था। अगर वो तुरंत निकल पाता तो बहुत अच्छा होता, लेकिन क्रिएचर की आंखों में देखते ही उसे समझ आया कि वहीं उसी वक्त उसका एग्जीक्यूशन हो जाएगा। लड़के को अलर्ट रहना था, वरना वो कुत्ते का खाना बन जाता। अचानक उसे एहसास हुआ कि मॉन्स्टर की स्पीड उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा थी। उसे हमले से बचने के लिए खुद को रास्ते से हटाना पड़ा। उसके हाथों में फायर स्पिनिंग पिस्टल समन हुई और उसने क्रीचर पर कई गोलियां चलाईं, लेकिन वो सब चकमा देकर निकल गया। अब वो सचमुच बड़ी मुसीबत में था। उसकी माना अभी भी कम थी, इसलिए गोलियां तेज नहीं निकल रही थीं। फायर आर्म इफेक्टिव साबित नहीं हो रहा था। उसे कुछ और ट्राई करना था। तलवार हाथ में लेकर उसने हमलावर पर चार्ज किया।
बीस्ट का पंजों वाला वार बेहद खतरनाक था, लेकिन लड़के ने उस डेवास्टेटिंग स्ट्राइक से बच लिया और उसी वजह से उसे एक ओपनिंग मिली जिसे वो अपने हक में बदल सकता था। उसने क्रीचर पर वार किया, लेकिन वो भी चकमा दे गया। काफी इंप्रेसिव था। उसने इसकी उम्मीद नहीं की थी। उसे अपनी स्ट्रैटेजी फिर से सोचनी पड़ी। अब वो सचमुच असली खतरे का सामना कर रहा था। अगर वो अपनी पीक पावर पर होता तो वो फॉरेस्ट डॉग कब का एनाइलेट हो चुका होता। भेड़िया फिर से गुस्से में उस पर टूट पड़ा। बेल जानता था कि वो उसकी स्पीड से मैच नहीं कर सकता। खड़ा रहकर अटैक रोकने की कोशिश में उसे कुछ चोट लग गई। अब वो कॉर्नर्ड हो चुका था। अब वो लगातार हमलों की बराज से नहीं बच सकता था। धीरे धीरे क्रीचर उसे दबाता गया और आगे बढ़ा, जैसे उसे अपनी आफ्टरनून स्नैक बनाने के लिए तैयार हो। उसे याद आया कि वो अभी अभी री इनकारनेट हुआ है। वो अपनी जिंदगी इतनी जल्दी खत्म नहीं होने दे सकता। उसे अकेली शील्ड समन करना था। उसी से वो डिफेंड भी कर सकता था और काउंटर अटैक भी। लेकिन क्रीचर की एजिलिटी बेहद खतरनाक थी और उसने साइड से अचानक हमला कर दिया। लड़का गिर पड़ा और शील्ड उसके हाथ से छूट गया। ये लड़ाई इस पेस पर जारी नहीं रह सकती थी, वरना वो उस अग्रेसिव कुत्ते का अगला शिकार बन जाता। अब तक उसने जिन वेपन्स का इसे इस्तेमाल किया था वो पूरी तरह इनइफेक्टिव साबित हुए थे और हैमर का इस्तेमाल भी मुश्किल था क्योंकि उसके हमले बहुत स्लो थे। अब सिर्फ एक वेपन बचा था और कोई चारा न होने की वजह से उसे तुरंत ही इस्तेमाल करना पड़ा। क्रीचर उसे खत्म करने के लिए तैयार था। लड़के ने अपनी आंखें बंद की, ध्यान लगाया। जैसे ही उस पर वार होने वाला था उसने एजिस को समन किया, लेकिन उस क्रीचर का अटैक पहले ही एग्जीक्यूट हो चुका था। अनएक्सपेक्टेडली कुछ भी नहीं हुआ। उसके हाथ में अब एक गॉन्टलेट था जो डार्क एनर्जी में लिपटा हुआ था। वो इसे इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, लेकिन दूसरी बार मरने से तो अच्छा था। क्रीचर फिर से अटैक करने के लिए तैयार था, बल्कि वो और भी तेज हो गया था। लेकिन लड़ाई तो अब खत्म हो चुकी थी। लड़का भी बहुत तेज हो चुका था। हैमर हाथ में लिए अब वो क्रीचर के ऊपर था। अब वो उसकी स्पीड का मुकाबला नहीं कर सकता था और हैमर पहले से ही उसकी खोपड़ी क्रश करने के लिए तैयार था। एक सटीक और जबरदस्त वार क्रीचर पर पड़ा जो दर्द से तड़प उठा। उसके दांत मुंह के अंदर रीअरेंज होने लगे। एजिस एक गॉबलेट ऑफ डार्कनेस था। ये अपने विल्डर की फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ा देता था, लेकिन बस इतना ही नहीं। जो भी इसे इस्तेमाल करता उसे एक आवाज सुनाई देने लगती जो उसे डिस्ट्रॉय करने के ऑर्डर्स देती। वुल्फ अभी भी जिंदा था और पहले से भी ज्यादा फ्यूरियस हो गया था। वक्त के साथ विल्डर और ज्यादा स्ट्रांग होता जाता और उसकी जान लेने की इच्छा और भी बढ़ती जाती। वो बेसब्री से क्रीचर के अगले अटैक का इंतजार कर रहा था और उसकी तरफ आने वाले सारे अटैक डॉज कर रहा था। अब वुल्फ डिसएडवांटेज में था और लड़का इस लड़ाई का मजा ले रहा था। आखिरकार वुल्फ अब जीवितों की दुनिया का हिस्सा नहीं रहा। प्रोटैगोनिस्ट को सुकून मिला कि उसने इसे जल्दी खत्म कर दिया। उस वेपन को बैटल के दौरान हटाया नहीं जा सकता था और उसका असर वक्त के साथ और बढ़ता जाता, यूजर को अंधेरे में खींचता जाता। अब उसे यह समझना था कि उस जंगल में एक फेंडर क्यों था। सोचते सोचते उसकी नजर हैमर पर गई। वो पूरी तरह एनर्जी से चार्ज लग रहा था। क्रीचर को हराने के बाद अब वो उसके एट्रीब्यूट्स यूज कर सकता था। पावरफुल क्रीचर्स को हराना वीक मॉन्स्टर्स को मारने से कहीं ज्यादा अच्छा था। अब वो इसे टेस्ट करने के लिए बेकरार था। कासल गार्डन में उसकी बहन एक पेड़ की छांव तले दोपहर का मजा ले रही थी। आखिरकार फूलों का क्राउन पूरा हो गया था। उसे उम्मीद थी कि उसके भाई को यह गिफ्ट पसंद आएगा, लेकिन तभी किसी ने उसके हाथ से क्राउन छीन लिया। लड़की ने ताना मारा, बोली कि यह फ्लावर क्राउन बहुत बेकार है, लेकिन यह तो ठीक ही है ऐसी गंदी लड़की के लिए जिसने इसे बनाया। उस बेचारी लड़की का नाम जेसिका था। वो जानना चाहती थी कि स्पेंसर इसके बारे में क्या सोचता है। वो अजीब सा दिखने वाला लड़का जेसिका से सहमत था। वो वहां सिर्फ उसकी आज्ञा मानने के लिए था। जैसे ही जेसिका ने फ्लावर क्राउन हवा में उछाला, वो तुरंत नष्ट हो गया। स्पेंसर ने उसे विप से तोड़ दिया था। सारा को यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, लेकिन वो बेबस थी। जेसिका बोर हो रही थी। वहां करने को कुछ नहीं था। हाथ में वेपन लिए उसने सारा को साथ चलने का न्योता दिया। अब समय था प्रैक्टिस करने का और अपनी एम इंप्रूव करने का। उसने सारा पर फायर किया, जो डर के मारे सहम गई। तभी बेल आ गया। उसने अपने शीट से शॉट को ब्लॉक कर दिया और घोषणा की कि वो जेसिका के साथ खेलेगा। सारा दंग रह गई। उसने उसे आते हुए देखा तक नहीं था। असल में उसे अपने आसपास का कोई अंदाजा ही नहीं था। उसे किसी के आने का जरा भी एहसास नहीं हुआ। बेल ने कहा कि वो भी अपनी डिवाइन आर्मामेंट को टेस्ट करने का बहाना ढूंढ रहा था, लेकिन जेसिका को समझ ही नहीं आया कि असल में हो क्या रहा है। दोस्तों, कल से मेरे एग्जाम्स शुरू हो रहे हैं, इसलिए वीडियोस थोड़ी लेट आएगी। और मैंने देखा बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि मैं इस सीरीज की वीडियो बहुत छोटी डालता हूं, तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि ये एक ऑन गोइंग मानवा है और हर हफ्ते इसके सिर्फ 2 ही चैप्टर्स आते हैं। तो फिर
आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं।